नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि कोरोना महामारी के बदलते स्वरूप और उससे होने वाले असर की जानकारी आप तक पहुंचाएं। देश और विदेश से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हमारी टॉप स्टोरी की। आज हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर मामले लगातार कम आ रहे हैं। मौतों की संख्या भी काफी कम हुई है, जो राहत देती है। लेकिन सिरो सर्वे जो कह रहा है वो एक हैरान करने वाली तस्वीर है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। ये दावा दिल्ली के अब तक के सबसे बड़े सिरो सर्वे में किया गया है। 15 से 23 जनवरी के बीच दिल्ली के 28,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया। सर्वे में यह सामने आया कि दिल्ली की 56.13% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे अच्छा संकेत कहा जाना चाहिए। ये माना जा सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। सिरो सर्वे में आपको बता दें कि क्या प्रक्रिया होती है। व्यक्ति के शरीर से खून के सैंपल लिए जाते हैं और देखा जाता है कि खून में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, मेंबर हैं लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर जीसी खिलनानी जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं PSRI इंस्टीट्यूट पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुनीला गर्ग, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगी। ये जो सिरो सर्वे आया है, इसमें इलाके जो हैं, अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें हम, तो दिल्ली के इलाके जो हैं वो अलग अलग हुए हैं। पहले जो था उसमें अलग इलाके प्रभावित थे, अब दूसरे इलाके प्रभावित हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है डॉक्टर सुनीला, की 56% से ज्यादा आबादी जो है दिल्ली की, वो कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। तो अब कहा जा सकता है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ चुके हैं या आ चुकी है दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी? अदिति, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अगर हम जून से अगर हम अपनी जर्नी को चालू करते हैं तो ये हमारा 5th राउंड ऑफ सीरो सर्वे था। पहले राउंड में 22.9% था, फिर 29.1, फिर 25.1, 25.5 और अब 56.13, जिसमें कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखते हैं तो अब हर एक जिले में लगभग हमारा जो है एंटीबॉडी लेवल हाई आया है। परंतु इसके दो कारण हो सकते हैं कि इस बार हमने एक तो बेटर किट का इस्तेमाल किया, जिसमें हम रीसेंट इन्फेक्शंस और पास्ट इन्फेक्शन हमने दोनों को देखा है। तो हमें वन टाइम इंफॉर्मेशन मिल गई है कि लगभग कितने लोग हमारे जो है वो इन्फेक्ट हुए हैं। पर यहाँ पर मैं ये सवाल जरूर ऐड भी करना चाहूंगी, और ये मेरा क्वेश्चन भी रहेगा कि इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी जो है, ये इम्यूनिटी फॉर द टाइम बीइंग है। हर्ड इम्यूनिटी विल ओनली कम विद द वैक्सीन, जो कि सरकार ने भी बोला है कि हमें अपना वैक्सीन प्रोसीजर को एक्सपीडाइट करना पड़ेगा और इससे हमारी हर्ड इम्यूनिटी आएगी। क्योंकि आप पिछले भी कोई भी आप देखेंगे, चाहे वो पोलियो का प्रोग्राम है, चाहे स्मॉल पॉक्स का प्रोग्राम है, या बच्चों में अगर इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि हम वैक्सीन का प्रयोग नहीं करते। तो वैक्सीन प्रोग्राम को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और ये एक बेटर इमेज है इम्यूनो सीरो सर्वे की, कि हमारी 56.13% ऑफ द पॉपुलेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि सबसे बड़ा सीरो सर्वे 28,000 पॉपुलेशन को हमने लिया है, तो बेसिकली ये लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं करके। परंतु जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हमें वैक्सीन को जरूर बढ़ाना पड़ेगा लोगों में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए। और क्योंकि अब वायरस का म्यूटेशन भी थोड़ा शुरू हो गया करके, तो हो सकता है लॉन्ग रन में हमें बच्चों को भी लगाना पड़े। तो मैं यही स्ट्रेस करूंगी एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कि इम्यूनिटी विल कम विद ओनली वैक्सीन, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी, डॉक्टर खिलनानी, आप इस सिरो सर्वे को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी लोग एहतियात तो लगातार बरत रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जब मामले लगातार कम हो रहे हैं, खासकर दिल्ली में हमने देखा है कि कल सिर्फ 2 मौतें जो हैं वो हुई हैं, और मामले भी काफ़ी कम हुए हैं, जो हर 24 घंटे में मामले आते हैं। तो लोगों में अब थोड़ी सी एक कैजुअल अप्रोच भी आ गई। उनको लगता है कि अब शायद कोरोना जा चुका है, अब वो आराम से लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर खासकर लोगों में थोड़ा कैजुअल अप्रोच आ गया है। आदित्य, कुछ बातें मैं यहाँ कहना चाहूंगा। ये जो सीरो सर्वे में जो इंक्रीज प्रोपोर्शन आया है, दिस इज प्रोपोर्शनेट। जो जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं सितंबर के बाद, दिल्ली में भी बढ़े, मौतें भी बहुत हुई, रोज 10,000 केस हो जाते थे, उसके पैरेलल चला है। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि जो सीरोलॉजी पॉजिटिव आई है, इसमें से 25% जो है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं। बाकियों में माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेंथ ऑफ एंटीबॉडीज आई है।
इसका अर्थ ये है कि ये तो तय है कि 50 से 60% लोग दिल्ली में को इन्फेक्शन हो चुका है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो या सीवियर इन्फेक्शन हो या मॉडरेट इन्फेक्शन हो, लेकिन जो एंटीबॉडीज जो जनरेट हुई है उनकी जो लेंथ है और जो स्ट्रेंथ है वो एक क्वेश्चन मार्क है। इसलिए जो अभी जो कहा डॉक्टर गर्ग ने कि जो हमारी जो एक्चुअल हर्ड इम्यूनिटी की जो स्ट्रेंथ आएगी वो वैक्सीनेशन के साथ आएगी। वैक्सीनेशन कंबाइंड विद प्रीवियस इन्फेक्शन, अगर ये दोनों मिलके हम 70% लोगों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होंगी तो इसको हर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो एंटीबॉडी इसकी जो ड्यूरेशन है वो एक जो अब तक हमें 5 महीने का एक्सपीरियंस है, जो स्टडीज आई है कि 3 महीने के बाद एंटीबॉडी लेवल थोड़ा वेन होना शुरू हो जाती है। इसलिए ये, और तीसरी बात यह है कि जो वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज बनती हैं और जो इन्फेक्शन से बढ़ती हैं, जो वैक्सीन से एंटीबॉडी के जो टाइटर होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू द इन्फेक्शन। तो देयरफॉर द ऑल मनी शुड बी पुट ऑन स्ट्रेंथ। अब तक हम 4 मिलियन लोगों को वैक्सीन कर चुके हैं, मैक्सिमम यूएसए में हुआ है। तो इंडिया को एक तो वैक्सीन को स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी, दूसरी बात यह है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें जरा सी भी कोताही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर आवागमन बहुत है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इस सीरो सर्वे के माध्यम का ये नहीं होना चाहिए कि दिल्ली के लोग बिल्कुल मस्त हो जाएंगे, अब तो कुछ हमें हो नहीं सकता, ट्रांसमिशन की चेन टूट गई है, ये लेके नहीं चलना चाहिए। लेकिन द रिजल्ट्स आर डेफिनेटली बहुत प्रोत्साहन करने वाले हैं एक तरह से, लेकिन केयरफुल रहना पड़ेगा। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर खिलनानी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही। डॉक्टर सुनीला, इसको और सरल करके अगर बात करें हम, तो ये जो एंटीबॉडीज़ बने हैं, ये जो दिल्ली की 56% से ज़्यादा आबादी जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं, यानी कि जो कोरोना जिनके पास से होकर गुजर गया, कुछ को पता लगा, कुछ को नहीं भी लगा, इसका मतलब ये है कि अगर एंटीबॉडीज़ बन भी गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना दोबारा नहीं होगा उनको हो भी सकता है। जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं लग जाता तब तक राहत की सांस नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली, ये डॉक्टर खिलानी ने बिल्कुल अभी इस बात पे बहुत स्ट्रेस किया था कि हमारी एंटीबॉडीज जो हैं 2 की 3 महीने में खत्म हो जाती हैं। देयर आर सम स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज एंड सम एंटीबॉडीज आर द वंस दैट विल आल्सो डिपेंड अपॉन कि किस तरीके का इन्फेक्शन है। यानी कि माइल्डर इन्फेक्शन होकर निकल गया तो दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो जो कि आपको जो पहले भी मैंने इस चीज पे स्ट्रेस किया था कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करना है, यानी कि मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग। और लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने पड़ेगा इस मामले में कि उन्होंने ना कि इन 3 चीजों का फॉलो करना है, परंतु उन्होंने सतर्क रहना है। क्योंकि ब्राजील में आप देखेंगे कि 73% लोगों को एंटीबॉडीज मिली थी। एंड लुक, आप देखेंगे कि आप ब्राजील में कितना बड़ा सेकेंड वेव आया है। तो ये एक इशारा करता है कि हमें हर लेवल पे सतर्क रहना है और साथ साथ हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को बहुत स्ट्रेस करना है, कि जो कि हमारी गवर्नमेंट का भी स्ट्रेस है। जी डॉक्टर खिलनानी, यहाँ पर आप जी आप अपनी बात रखिए। मैं एक रिसर्च के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो ये म्यूटेंट स्ट्रेन थी यूके की, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कल्चर कर लिया। ये पहली बार हुआ जो दुनिया में, जो ना, उनको क्रेडिट है भारत को। और उस स्ट्रेन को जब इन्होंने सीरम लिया, जिस पेशेंट को इम्यूनाइजेशन किया गया था वैक्सीन के बाद, जिसकी जो इम्यूनिटी डेवलप हुई थी, उसके सीरम के साथ जब उसको रिएक्ट करा गया तो वो जो सीरम था वो उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर पाया। इसका मतलब ये है कि जो वैक्सीन से, जो अभी हमारे जो वैक्सीन है उससे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए भी कारगर है। इसका ये अर्थ है कि अगर हम वैक्सीन से जो इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है, इसका हमारे पास अब हम वैज्ञानिक प्रमाण है कि वो जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव होगी। ये एम्फेसाइज करता है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो भी चुका है, अगर आपको कोविड हो भी चुका है 2-3 महीने पहले, तो आप वैक्सीन से दूर ना भागें, वैक्सीन को लगाएं, वो आपको एडिशनल प्रोटेक्शन देगा। धन्यवाद।
जी, ये भी बहुत राहत की बात आपने बताई है, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है डॉक्टर खिलनानी की ये जो नए स्ट्रेन है, ये जो वायरस लगातार बदल रहा है अपने आप को, वो उस पर वैक्सीन कारगर होगी कि नहीं, और उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तक ये बात लगातार जांच में साफ हो गई है कि म्यूटेंट पर भी वैक्सीन जो है वो कारगर रहेगी। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर लोगों के जहन में अब ये सवाल भी आने लगा है कि कब तक जो आम लोग हैं उनकी बारी आ जाएगी, क्योंकि लगातार शो पर ये पूछा जा रहा है हम लोगों से कि कब आम लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू होगा, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और थोड़ा सा लगवाने को लेकर अब जो डर है वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा अदिति। आई विल नॉट से कि डर कम हुआ है, परंतु लोग धीरे धीरे अभी आने शुरू हुए हैं। परंतु हम डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को एक उदाहरण बनना पड़ेगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम जनता के लिए। तो ये जो मैं अभी इसके बाद अभी सरकार ने भी ऐलान किया कि हम जल्दी से जल्दी अभी हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को इसी हफ्ते में हम शुरू करेंगे, ताकि हम पुलिस ऑफिशियल्स और आर्मी पर्सनल, टीचर्स और जिन्होंने भी भाग लिया है उनका हम जल्दी से जल्दी इम्यूनाइजेशन करें, ताकि हम फिर आम जनता तक पहुंच सके। यानी कि 60 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे जो कि कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं, यानी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और फिर क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीजेस एंड ऑल। तो पूरा हमारा टारगेट जो है वो लगभग जुलाई तक का है। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज को जल्दी से जल्दी प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वैक्सीन हमारे पास में है और जब हम फर्स्ट राउंड खत्म करेंगे तभी हम आगे जाके सेकंड उसमें जा पाएंगे करके बाकी लोगों तक। बिल्कुल। डॉक्टर खिलनानी, यहाँ पर ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि सबसे पहले तो ये कहा गया था कि पूरे देश को लगना है, लेकिन बाद में ये भी बोला गया सरकार के द्वारा कि पूरी आबादी को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो वो किस तरह से वो प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से उसे देखा जाएगा? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि पूरे देश को नहीं लगानी चाहिए, लेकिन आपके पास जब मिनिमम लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास 100 रुपए होते हैं, तो आपको सोचना पड़ता है उसको कहाँ खर्च किया जाए कि उससे सबसे ज्यादा फायदा हो। तो इसलिए, और दूसरी बात मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 3 कॉन्ट्राइंडिकेशन है सिर्फ वैक्सीन की। बच्चों में अभी टेस्ट नहीं हुई है, गर्भवती महिलाओं में टेस्ट नहीं हुई और लैक्टेटिंग वुमेन में टेस्ट नहीं हुई है। उसके अलावा कोई भी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। जो बहुत धारणाएं हैं कि ये जो ब्लड थिनर्स लोग लेते हैं, एस्प्रिन, क्लोपिड्रोगिल जैसी दवाइयां, या जिनको रूमेटोलॉजिकल डिजीज है, या कोई स्टेरॉइड लेता है, या कोई किसी को कैंसर हो चुका है, वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर को मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी के हिसाब से जो डॉक्टर गर्ग ने बताया कि डॉक्टर्स के और हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद 50 साल से बड़े और कोमॉर्बिडिटी से, इस तरह से जो प्लान है कि ग्रेडेड करके सबको वैक्सीन देना है। और अब ये रिसर्च शुरू हो गई है कि बच्चों में भी ये जरूर टेस्ट करेगा। जब इसका प्रमाण आ जाएगा तो 18 साल से कम बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि वो एक कंड्यूट बन सकते हैं ट्रांसमिशन का। ऐसा नहीं है कि उनको 100% इम्यूनिटी होती है, उनको इंसिडेंस कम है बच्चों में, लेकिन उनको इन्फेक्शन होता है, वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। जब उसके टेस्ट पूरे हो जाएंगे, फेज 3 ट्रायल में आ जाएंगे, तो उनको भी वैक्सीन की मिल जाएगी। थैंक यू। बिल्कुल। डॉक्टर सुनीला गर्ग, डॉक्टर जीसी खिलनानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अहम जानकारियां साझा की है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो दोनों डॉक्टर्स की तरफ से आई वो यही है कि अगर एंटीबॉडीज बन भी गए हैं तो आप ये मान के ना चलें कि दोबारा कोरोना नहीं होगा। एंटीबॉडीज जो वैक्सीनेशन से आएगी तभी आप कोरोना से बच पाएंगे, और इसलिए तब तक सावधानी बरतना जरूरी है। अगर एंटीबॉडीज को लेकर दिल्ली वासी ये सोच रहे हैं कि अब कैजुअल हुआ जा सकता है, तो वो धारणा ठीक नहीं होगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लेंगे आपके सवाल और हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे उसके जवाब देने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप कोरोना बीमारी से जुड़ा या वैक्सीन से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9560931110 9560931110। हमारी कोशिश होगी कि आपके सवाल को चलाकर हम अपने एक्सपर्ट से उनके जवाब लें।
तो वक्त हो गया है आपके सवालों का और हमारे साथ खास एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर जीसी खिलनानी हैं, चेयरमैन हैं PSRI इंस्टीट्यूट पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहला सवाल गरिमा वर्मा पूछेंगी गुरुग्राम से। नमस्कार, मैं गरिमा वर्मा गुरुग्राम से। मेरा प्रश्न है कि लॉन्ग कोरोना वायरस क्या है और ऐसा क्यों है कि किसी किसी को सिम्टम्स होते ही नहीं और बाकी कई दिनों के लिए प्रभावित हैं? हाँ गरिमा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि ये जितनी भी वायरल इलनेसेस होती है ना, जैसे फ्लू वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, कोरोना भी एक तरह का वायरस है, तो इसकी जो स्पेक्ट्रम होती है बीमारी की, वो एसिम्टोमेटिक से लेके जानलेवा तक होती है, सिवियरिटी। इसके जो कुछ कारण हमें पता है, कुछ कारण हमें नहीं पता। जो हमें कारण पता है वो है ओल्ड एज, 65 से अबव, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की कोई बीमारी हो या किसी को कैंसर की बीमारी हो, जो ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं, जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या COPD होता है, इन लोगों को जो है ये बीमारी ये सीवियर होती है और वो जानलेवा भी हो सकती है, ICU की भी जरूरत पड़ सकती है। जो लॉन्ग कोविड होता है, कुछ लोगों में ये जो कोविड का जो इन्फ्लामेशन होता है, वायरस तो मर जाता है लेकिन जो इन्फ्लामेशन होता है वो 100 दिन तक भी चलता है, वो वैक्सिंग वेनिंग चलती रहती है। इसीलिए इन पेशेंट्स को जब अस्पताल से जब इनको छुट्टी होती है तो इनको फिर रेगुलरली हम जांच करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें जैसे CRP, D डाइमर और जो ब्लड काउंट्स होते हैं हम लगातार करते हैं। जरूरत होने पर उनका एक्सरे और CT स्कैन भी किया जाता है टू डायग्नोज लॉन्ग कोरोना वायरस इन्फेक्शन, जिसके लिए हमें उनका प्रॉपर इलाज करना पड़ता है। लेकिन इसके सही कारण, वैज्ञानिक कारण हमें भी नहीं पता। बिल्कुल। अगला सवाल दिल्ली से अलीशा पूछेंगी। हेलो डॉक्टर, मैं एलिशा दिल्ली से। क्या कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? क्योंकि सब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आपकी विशफुल थिंकिंग है। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चे। ये दिल्ली में, क्योंकि अभी आपने सुना कि एंटीबॉडीज 56% लोगों में हो गई हैं, तो इसका ट्रांसमिशन कम हो गया, लेकिन अभी भी 100-150 केसेस अभी भी आ रहे हैं। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत कम हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में, गाँवों में अभी तक ये कोरोना नहीं पहुंचा है। तो वहां पर एक ऐसी जनसंख्या भी है जिनको अभी एक्सपोजर नहीं हुआ है और उनको वैक्सीन भी नहीं मिली है, तो उसको हम ससेप्टेबल पॉपुलेशन कहते हैं। इसलिए बच्चे, हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा अपना, सोशल डिस्टेंसिंग, और हमेशा मास्क, खेलने भी जाए तो मास्क पहन के जाए, अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। डॉक्टर जीसी खिलनानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारियां आपने साझा की। उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये सभी समझ में आ गया होगा। डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है कि आपको मास्क जरूर पहनना है, हाथ जरूर धोना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।